हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग साइट्स में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जिसमें आज हम लोग जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मीड के सिद्धांत को समझने से पहले समाज को समझने के जो दो मुख्य उपागम हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आगे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर दो उपागमों में पहला उपागम है वृहद उपागम, जिसको कि मैक्रो स्टडी कहा जाता है। दूसरा है सूक्ष्म उपागम, जिसको कि माइक्रो स्टडी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला है वृहद उपागम मैक्रो स्टडी, इस उपागम में समाज को महत्वपूर्ण माना गया है। वृहद उपागम के अध्ययनकर्ताओं में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, पैरेटो, टालकॉट पार्सन्स इत्यादि विद्वानों ने समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया है। इन सभी विद्वानों का मानना है कि समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि समाज को समझने के बाद ही व्यक्ति को समझा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा है सूक्ष्म उपागम माइक्रो स्टडी, इसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सूक्ष्म उपागम में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानकर व्यक्ति के आधार पर संपूर्ण समाज को समझा जा सकता है, ऐसा इसके जो अध्ययनकर्ता हैं उनका मानना है। सूक्ष्म अध्ययनकर्ताओं में जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर, गॉफमैन, कुले, अल्फ्रेड सूर्ज, जॉन डेवी, हेरोल्ड गॉरफिंकल, हर्शेल इत्यादि विद्वानों के नाम सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इन दोनों उपागमों को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम जाति व्यवस्था को ले लें, तो यदि एक गांव की जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो यह एक माइक्रो स्टडी होगा, यानी सूक्ष्म उपागम होगा। क्योंकि किसी गांव की जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो एक छोटा क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है गांव, और वहाँ पे हम पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन करके उस समाज को, उस गांव को समझ सकते हैं। लेकिन यदि वहीं पर हम संपूर्ण जाति व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी बड़े से भाग की जाति, बड़े से क्षेत्र या राज्य की जाति व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो एक मैक्रो स्टडी होगा, यानी वृहद उपागम होगा। वहाँ पे पहले हम समाज को समझेंगे, इसके बाद फिर वहाँ की व्यक्तियों को समझेंगे। तो इस प्रकार से हम मैक्रो स्टडी तथा माइक्रो स्टडी को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो थ्योरी है, यह सूक्ष्म उपागम पर बल देता है। अभी आगे क्लास में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत से संबंधित जितने भी विद्वानों की थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे कि G.H. मीड, ब्लूमर, गॉफमैन या हेरोल्ड गॉरफिंकल इत्यादि विद्वानों के जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे, वो सभी सूक्ष्म उपागम से संबंधित होगा। इसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अर्थ को समझ लेते हैं। इसके बाद मीड के सिद्धांत को समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को बेसिक से लेकर के पूरा मीड के सिद्धांत तक कंप्लीट देखने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अर्थ में प्रतीकात्मक का मतलब होता है जो प्रतिक्रिया प्रतीकों से संबंधित हो, जैसे कि चिन्ह, भाषा, भाव, वस्तु, चित्र इत्यादि। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से ही हम समाज में अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम भाषा को समझें तो हमें इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी आती है, तो हमें किसी अन्य व्यक्ति से कोई बातचीत करनी हो और सामने वाला व्यक्ति हमसे हिंदी में बात करता है तो हम उसको तुरंत समझ जाते हैं और उनकी बातों का फिर जवाब भी देने लगते हैं, अंतःक्रिया करने लगते हैं। लेकिन यदि वहीं पर वो व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है जो कि हमको नहीं आती है, तो हम उनकी बातों को नहीं समझेंगे और हम अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। अंतःक्रिया से तात्पर्य है जब दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रियाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अंतःक्रियावाद ये भी सेम चीज़ है। ये एक समाजशास्त्रीय उपागम है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों अथवा समूह की एक दूसरे के प्रति की गई क्रिया एवं प्रतिक्रिया के अध्ययन में किया जाता है। कुल मिलाकर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से तात्पर्य है कि जब दो व्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से अपनी बातों, अपनी क्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो इसको प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कहते हैं।
इसके बाद आगे जीएच मीड का स्व पर आधारित जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम इनके जन्म परिचय को देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक अमेरिकन दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिकी विद्वान थे। इनका जन्म 27 फरवरी सन 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु शिकागो में सन 1931 में हुई थी। ये शिकागो यूनिवर्सिटी से संबंधित थे और ये जॉन डेवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इनकी बहुत सारी पुस्तकें थीं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी इनकी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसका संपादन उनके शिष्य ब्लूमर ने की थी उनके मृत्यु के पश्चात। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के लिए जीएच मीड का नाम काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय है, क्योंकि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीएच मीड ने ही किया था। लेकिन इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वह ब्लूमर से मानी जाती है। ब्लूमर ने ही इस सिद्धांत को वैज्ञानिक धरातल पर रखकर आगे बढ़ाया था। इसलिए इस सिद्धांत के प्रणेता की बात की जाए तो जीएच मीड को कहा जाता है, लेकिन इसके सशक्त प्रणेता की बात की जाए तो हर्बर्ट ब्लूमर को ही माना जाता है, क्योंकि मीड ने केवल इस शब्द को सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी, लेकिन ब्लूमर ने इसको वैज्ञानिक धरातल पर रखकर आगे बढ़ाया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, जहाँ पर पूछ ले जाते हैं कि इस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, लेकिन वहाँ पर अगर ऑप्शन में हर्बर्ट ब्लूमर का नाम दिया है तो वही राइट आंसर होगा। अगर वो नहीं है तब की कंडीशन में हम जीएच मीड को लगा सकते हैं। अभी हम लोग जीएच मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लूमर के भी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जीएच मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के लिए संचार को आधार माना है। मीड के अनुसार समाज का आधार प्रतीक है। इन प्रतीकों को ही हम दिन प्रतिदिन के सूक्ष्म अंतःक्रिया के अनुभव द्वारा सीखते हैं एवं इसकी व्याख्या करते हैं, और जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को विकसित करता है। मीड ने अपने स्व पर आधारित सिद्धांत को समझाने के लिए 4 मुख्य अवधारणाएं बताए हैं, जिनमें से पहला है स्व या सेल्फ, दूसरा है इनका स्व अंतःक्रिया, सेल्फ इंट्रैक्शन, इनका तीसरा है स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इनकी चौथी अवधारणा है प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। आगे हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला है स्व या सेल्फ। इन्होंने अपने सिद्धांत में स्व को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि मानव में स्व होता है जो क्रियाशील रहता है और समाज के मानक मूल्य को स्वीकार या अस्वीकार स्वयं करता है। इसलिए स्व व समाज के बीच निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर स्व से तात्पर्य व्यक्ति के स्वयं या खुद से है। मीड का मानना है कि व्यक्ति का जो स्व होता है वह बहुत ही क्रियाशील होता है, सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, और वह हर एक चीज़ों का मूल्यांकन करता रहता है। ऐसी चीज़ों का जिसको कि वह बाहरी दुनिया में या समाज में अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में देखता रहता है, सुनता रहता है, समझता रहता है। उन चीज़ों को वह मूल्यांकन भी करता रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज में हो सकती हैं जो कि समाज के नज़र में सही हैं, पर हमारी नज़र में वह सही नहीं लग रहा हो, तो इन्हीं चीज़ों को हमारे अंदर का जो स्व है वह मूल्यांकन करता हुआ स्वीकार या अस्वीकार स्वयं करता है, और इसीलिए स्व व समाज के बीच में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। मीड कहते हैं कि इसी से ही व्यक्ति के स्व का समाजीकरण होता है। इन्होंने स्व को समझाने के लिए 2 अवस्थाओं की चर्चा भी की है, जिसमें यहाँ पर पहला है मैं या आई और दूसरा है मुझे या मी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो मैं है, ये आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के स्वयं के या खुद के बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर समाज का कोई सरोकार नहीं होता है। यह अकेला व्यक्ति के द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार मात्र होता है। वहीं पर दूसरा जो मुझे या मी है, इसमें समाज का सरोकार होता है। यह मैं के जस्ट ऑपोजिट होता है, और इसमें व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार के प्रति अन्य व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया होती है उसको व्यक्ति आंतरीकरण करता है। व्यक्ति यहाँ पर दूसरों से सीखता है, दूसरों के मानक मूल्यों को ग्रहण करता है, और व्यक्ति में धीरे धीरे चेतना आ जाती है। वह उचित अनुचित का भेद को भी समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल,
हम लोग यहाँ पर एक छोटे बच्चे को लेते हैं जो अभी-अभी जन्मा है, एक न्यूबॉर्न बेबी। वह इस समय सिर्फ़ एक जैविक प्राणी होता है। वह मैं में जीता रहता है। समाज के बारे में उसको कोई भी समझ नहीं होती है। समाज से उसका कोई सरोकार ही नहीं होता है। उसके घर में क्या चल रहा है, दुःख का माहौल है या खुशी का माहौल है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने में ही व्यस्त रहता है। वह किलकारी मारता है, हँसता रहता है, खेलता रहता है, पावे फेंकता रहता है। इस तरीके की वह क्रियाएँ करता रहता है क्योंकि वह उसके पास अभी सिर्फ़ उसका मैं होता है। उसका कोई समाजीकरण नहीं हुआ रहता है। वहीं हम दूसरा मुझे या मी को समझें तो यहाँ पर जो बच्चा है वह दूसरों को देखकर सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका समाजीकरण होने लगता है, उसमें चेतना आने लगती है। वह सही गलत या उचित अनुचित का भेद को समझने लगता है। जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है तब मैं में जीता रहता है, क्रियाएं करता रहता है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा-सा बड़ा होने लगता है और उसे जब भूख लगती है तो वह रोने लग जाता है। तब उसकी माँ उसे दूध पिलाती है, प्यार से चुप कराती है और बच्चा शांत भी हो जाता है और धीरे-धीरे वह समझने लगता है कि रोने से हमको दूध मिलता है या खाना मिलता है या माँ हमें प्यार करती है। कहने का मतलब कि जब बच्चा मैं की स्थिति में होता है, तो जो भी वह क्रिया या व्यवहार करता है, उस व्यवहार के प्रति जो माँ की जो प्रतिक्रिया होती है, बच्चा उसको सीखता है, आंतरिकरण करता है और इसी प्रकार उसका समाजीकरण होता रहता है और इसी समाजीकरण से उसके मैं या स्व का विकास होने लगता है। इस प्रकार इनके सिद्धांत को मैं या मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इनकी संपूर्ण थ्योरी इसी पर बेस्ड है। इसके बाद इनके सिद्धांत की दूसरी अवधारणा है स्व अंतःक्रिया। इसमें जब एक व्यक्ति का स्व बाहरी दुनिया के मूल्य, मानक, भूमिका और परिस्थिति के बीच में जब पहुंचता है, तब स्व और बाहरी दुनिया के बीच में अंतःक्रिया होती है और एक विवाद चलता है। स्व निर्वचन या व्याख्या करता है जिसमें कि स्व अपना तर्क देता है और दूसरों के अनुभव भी लेता है। इस प्रकार स्व के पास अनुभव का भंडार बढ़ता जाता है, अर्थात उसका समाजीकरण होता जाता है, जिसके बाद उसके स्व का विकास होता रहता है। जैसे कि एक बच्चा जैसे ही थोड़ा-सा बड़ा होने लगता है, तो वह बाहरी समाज या दुनिया के बीच में आता है और लोगों से मिलता है, अंतःक्रिया करता है, समाज के नियम, कानून, मानदंडों के बारे में जब जानता है, तो उसमें उसको जब कोई चीज़ें अच्छी लगती है या कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे वो विवाद भी करता है। अर्थात वो उसकी व्याख्या करता है, वो अपने तर्क देता है कि नहीं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने तर्क देने लगता है और दूसरों के अनुभव को भी लेता है, तो ऐसे में वो चीज़ों को सीखते रहता है। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा शुरू से ही बाहरी दुनिया या समाज के संपर्क में नहीं आया है, उसने अंतःक्रिया नहीं किया है, तो उसका स्व का विकास नहीं होगा। बस उसके पास उसका स्व और मैं ही रह जाएगा। ऐसे में वह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जैविक प्राणी मात्र होगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही एक व्यक्ति के स्व का विकास होता है। इनकी अगली अवधारणा है स्व का विकास। जीएच मिड ने अपने स्व के विकास में 3 स्टेज बताए हैं, जिनमें से पहला है अर्ली स्टेज या अनुकरण अवस्था या इसी को प्रीपेटरी स्टेज भी कहा जाता है। मिड ने इस अवस्था में 0 से 2 इयर्स के बच्चे को लिया है, जहाँ पर उसका विकास होता है। इसके बाद दूसरा है प्ले स्टेज, जिसमें 2 से 7 साल के बच्चे को लिया गया है। यहाँ जब बच्चे अपने हम उम्र से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उन सभी से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और इसी से उसके स्व का विकास होता है। इसके बाद तीसरा मिड ने गेम स्टेज या क्रीड़ा अवस्था की बात की है, जिसमें इन्होंने 7 साल से ऊपर के बच्चों को रखा है और इनका कहना है कि जैसे-जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है, स्कूलों में पढ़ता है, इसके बाद कॉलेजों में पढ़ता है, टीचरों से जो भी चीज़ें सीखता है, बाहरी दुनिया में आता है और बाहरी दुनिया के संस्कृति, नियम, कानून, परंपरा, प्रथाओं इत्यादि चीज़ों से जो भी चीज़ें वह सीख रहा होता है, इन सब से उसके स्व का विकास होता है। इस समय पे एक बच्चा बड़ा होता हुआ उसके अंदर उसके मन में किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। इस प्रकार से मिड ने अपने स्व के विकास को 3 स्टेज के माध्यम से समझाया है। इसके बाद इनका अंतिम बिंदु है प्रतीकात्मक का अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। इसमें मिड का मानना है कि व्यक्ति संचार या प्रतीकों के माध्यम से ही एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर अंतःक्रिया करने के लिए व्यक्ति जो भी चीज़ें प्रतीक के रूप में लेता है, उसका समाज के सभी लोगों के द्वारा मीनिंग एक ही निकलना चाहिए।
इनका कहना है कि सभी लोग समाज में उस प्रतीक का अर्थ सेम निकालते हो, एक जैसा निकालते हो। उदाहरण के लिए हम भाषा, डांस या गाना के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्टेज पर डांस कर रहा है, तो वहाँ पर जितने भी दर्शक के रूप में उपस्थित लोग हैं, वो उनकी पोशाक को देख कर के या उनके तरीके को देख कर के समझ जाते हैं कि व्यक्ति डांस कर रहा है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति सिंगिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, तो उसको भी देख कर वहाँ पर उपस्थित लोग उस प्रतीक का अर्थ एक समान लगा लेते हैं कि यहाँ पर गाना चल रही है या सिंगिंग चल रही है। या कोई व्यक्ति आँखें लाल-पीली कर लेता है या आँखें बड़ी करके देखने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्रोधित है। या कोई आँखें फेर लेता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि व्यक्ति हमारी उपेक्षा कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। इसके अलावा अन्य और भी उदाहरण हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया या यूएसए की बात करें, तो यहाँ पर थम्स अप किसी को अगर दिखाया जाता है, तो इसका अर्थ यहाँ के लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं। इनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति हमको थम्स अप दिखा रहा है, तो हमको बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट बोल रहा है, यानी हमको पॉजिटिव विश कर रहा है। वहीं अगर हम रसिया की बात करें, तो वहाँ पर किसी को थम्स अप दिखाना नेगेटिव वे पे लिया जाता है। अगर कोई वहाँ पर रसिया में किसी को थम्स अप दिखा रहा है, तो वहाँ के लोगों द्वारा उसको इंसल्ट के रूप में समझा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी समाज में वहाँ के लोगों द्वारा किसी भी प्रतीक का अर्थ एक समान लिया जाता है। और इसमें यह ज़रूरी भी है कि हम जिस भी प्रतीक का यूज कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी उसको समझता हो, जानता हो या उस प्रतीक का सेम अर्थ निकालता हो। इस प्रकार से जी.एच. मिड ने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को समझाया है और इसमें इन्होंने स्व और प्रतीक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।